हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यानी कि देखो, कई बार क्वेश्चन आपको ये पूछ लिया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट बनाइए, तो वहां पर आपको क्या टाइटल क्या रहता है आपका? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब भी आपको ऐसी सूचना दे रखी हो ना प्रश्न में, जो मैंने नीचे दे रखी है, तो उसमें आपको यही बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको 11th वाला नहीं बनाना, आपको 12th वाला बनाना है, ठीक है। दूसरी बात कि जैसे यहाँ पे ये बोला हुआ है इन्होंने कि निम्नलिखित सूचनाओं से आप कर्मचारी हित के व्यय, वित्तीय लागतें, ह्रास और परिशोधन व्यय और अन्य व्यय, या फिर और उसके बाद कुल व्यय की गणना कीजिए, है ना। लेकिन जब आपसे प्रॉफिट एंड लॉस बनवाता है ना, ये सारी सूचनाएं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ही है। तो आपको सवाल में एक चीज और दे रखी होती है इन्होंने कि वहां पर ये दे देते हैं वहां आपको कि सेल्स, है ना, सेल्स दे दिया इन्होंने, और सेल्स के साथ कुछ अमाउंट और दे दें, मान लो सेल्स रिटर्न दे दें, सेल्स रिटर्न दे दें। तो हमें करना क्या है कि सेल्स में से जो सेल्स का अमाउंट हो, मान लो 10 lakhs है ना, और उसमें से आपको रिटर्न वाला अमाउंट जो है घटा देना, जो भी अमाउंट इन्होंने दे रखा हो, है ना। तो ऐसे करके स्टार्ट करना है। मैं यहाँ पर एक फॉर्मेट में बताता हूँ आपको कि कैसे आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन एग्जाम में करना होगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, है। और यहाँ लिखोगे फॉर द ईयर। ईयर आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में, जो भी दे रखी हो, मान लो सपोज करके 2024 है, ठीक है। ये क्या, फॉर द ईयर 2024। कॉलम आपके क्या रहेंगे? ये हो गया, एक तो अमाउंट का है ना, फाइनल अमाउंट का मान लो आप, और एक ये गया। और उसके बाद एक हम बनाते हैं यहाँ पर ना। मैंने दो कॉलम क्यों बनाए उसका भी रीजन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, क्योंकि क्लेरिफाई हो जाती है यहाँ से है ना, जो भी हमारे को करना होता है। ये तो रहेगा आपका पार्टिकुलर का, ठीक है। और ये दोनों अमाउंट अमाउंट के रहेंगे कॉलम आपके। आप चाहे तो एक कॉलम भी बना सकते हैं, बट दो कॉलम बनाने से ये रहेगा कि फाइनल अमाउंट हमारा इस कॉलम में आता रहेगा, और जो हमारा कैलकुलेशन वाला अमाउंट है वो इसमें चलाते रहेंगे हम, ठीक है। तो आपको सबसे पहले नंबर एक हेडिंग डालनी है। सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मैं किसका बता रहा हूँ आपको? प्रॉफिट एंड लॉस का ही बता रहा हूँ मैं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपको यही पूछ लिया जाता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस से ही आता है ज्यादातर। तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशंस, ठीक है। और यहाँ पर आप वो अमाउंट लिखोगे जो सेल्स में से सेल्स रिटर्न आप घटा दोगे, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा, आपका कोई भी अमाउंट होगा। बट आज हमारे पास, अभी फिलहाल हम बात करें तो हमारे पास कोई भी ऐसा अमाउंट नहीं है ना। उसके बाद आपका जो सेकंड कॉलम रहता है, वो यहाँ पर रहता है। सेकंड में आपके पास पॉइंट अदर इनकम का, ठीक है, यहाँ पर रहता है अदर इनकम का। अदर इनकम में आपको एक ही चीज मिलती है देखने के लिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जो प्रश्न में आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में, वो यही मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वो आपकी अदर इनकम होती है। वो अमाउंट आप यहाँ लिख दोगे। उसके बाद आप यहाँ पे ना टोटल निकाल दोगे इनका, जिसको हम बोलते हैं टोटल इनकम या फिर टोटल रेवेन्यू, ठीक है। ये होता है हमारा टोटल इनकम, ठीक है, जो कि हमारा इस कॉलम में लिख दिया जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में हमें इनमें से कोई नहीं दे रखा। देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखो, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया वो पॉइंट आपको, है ना। देखो, ना तो हमें कहीं विक्रय दिखाई दे रहा है, और ना ही हमें कहीं पे विनियोग से ब्याज दे रहा है, ठीक है, विनियोग की ब्याज। तो इसलिए मैंने ये कॉलम स्किप स्किप करके और आपको यही समझा दिया, है ना। थर्ड में हमारे पास रहता है, थर्ड में हमारे पास रहने वाला होता है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। यहाँ पर हम बोलते हैं उसको एम्प्लॉय बेनिफिट
है ना, बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, ठीक है? और यहाँ पर डॉट डॉट करके आप, अब एम्प्लॉयी बेनिफिट एक्सपेंसेस में आता क्या-क्या है? यहाँ पर आपको क्या-क्या लिखना है, देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा जाता है किसी कर्मचारी का सैलरी। एम्प्लॉयी को क्या किया गया वो चीज़ आती है यहाँ पर, है ना? किसी कर्मचारी का सैलरी, मैं तो केवल समझाने के पर्पज़ से चल रहा हूँ, ठीक है? और क्या आता है, जैसे कि मान लो कोई बोनस हो, बोनस किसको दोगे आप? किसी कर्मचारी को दोगे आप, है ना? कोई कंट्रीब्यूशन हो किसी कर्मचारी का, किसमें? प्रोविडेंट फंड में, तो वो भी यही लिखना है आपको, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ठीक है? वो भी यही आता है। और इसके साथ-साथ और क्या आता है, यहाँ पर स्टाफ वेलफेयर के लिए कोई खर्चा कर दिया आपने, मान लो स्टाफ में कोई उनकी वेलफेयर के लिए कोई खर्चा कर दिया आपने, वेलफेयर एक्सपेंसेस, ठीक है? वो भी आपका यहीं आता है। तो ये तो होते हैं हमारे कौन से खर्चे जो एम्प्लॉयी के बेनिफिट के लिए करे जाते हैं, ठीक है? जो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि देखो सैलरी किसको दी हमने? कर्मचारियों को दी, तो 28,50,000 आप लिख देंगे, ठीक है? सैलरी के सामने कितना लिख देंगे हम? 28,50,000, ठीक है? उसके बाद बोनस कर्मचारियों को दिया हमने 4,50 का। उसके बाद प्रोविडेंट फंड में अंशदान दिया, मतलब कर्मचारियों को ही भई गया ना ये पैसा, तो 2,28,000 का, 2,28,000, ठीक है? उसके बाद क्या दे रखा था यहाँ पर, कर्मचारी कल्याण पर एक खर्चा और किया हमने 9,32,500 का, है ना? 9,32,500 का, ठीक है? इनको हम जो है जोड़कर और इसी 9,32,500 के सामने लिख देंगे इस कॉलम में यहाँ पर, है ना? जो कि 44,60,500 बनेगा, ठीक है? 44,60,500 बनेगा। हमारे पास अब इससे अगला पॉइंट क्या रहता है, वो देखिए। इसके बाद जो 4th पॉइंट रहने वाला होता है हमारा, वो होता है फाइनेंस कॉस्ट का, ठीक है? इसको बोलते हैं फाइनेंस कॉस्ट, और यहाँ पे डॉट डॉट करके, अब फाइनेंस कॉस्ट में क्या-क्या आता है? फाइनेंस कॉस्ट में आपको लेना है सारा ब्याज। देखो, विनियोग का ब्याज तो यहाँ आ जाता है आपका, बाकी जो भी इंटरेस्ट आपको दे रखा है वो यहीं लिख दे रहा है आपको, है ना? जैसे कि यहाँ पर ढूँढो आप, देखो कोई अगर ब्याज हो इसके अलावा, सावधि ऋण पर ब्याज, एक तो ये मिल गया इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, तो इसको लिख देंगे हम यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, ठीक है? कितना अमाउंट था इसका? 240 का, यहाँ लिखते हैं 240, ठीक है? इसके बाद और कोई ब्याज, ऋण पत्रों पर ब्याज था 1,20,000 का, इंटरेस्ट ऑन ऋण पत्र को डिबेंचर बोलते हैं, डिबेंचर, ठीक है? 1,20 था, ये हो गया 1,20 का हमारा। इसका टोटल करेंगे हम और इस अमाउंट को यहाँ लिख देंगे, 1, 3, 360 हो गया ये, ठीक है? 360 हो गया ये। उसके बाद के खर्चे आएँगे हमारे इधर। मैं अब कॉलम नहीं खींच रहा, मैं केवल जो ये कितना पॉइंट था हमारा, 4th 5th पॉइंट पे आते हैं हम, ठीक है? यहाँ पर 5th पॉइंट में हमें लिखना है डेप्रिसिएशन का, वही चल रहा है आगे, ठीक है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइज़ेशन बोलते हैं इसको, ठीक है? यहाँ पर क्या आएगा, जितना भी आपको सवाल में डेप्थ दे रखा हो वो आएगा एक तो, और अमोर्टाइज़ एक्सपेंसेस आएँगे, या तो अमोर्टाइज़ के नाम से कह रहा होगा आपको, अमोर्टाइज़ के नाम से ना मिले तो आपको इस नाम से मिल सकता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है? इस नाम से मिल सकता है आपको। कोई भी नाम मिले, यानी जिसको हम प्रारंभिक व्यय बोलते हैं, है ना? तो देखो अब यहाँ पे एक बार देखते हैं हम, डेप्रिसिएशन के नाम से कुछ था क्या हमारे पास? मशीन पर ह्रास, एक तो ये मिल गया 17,500 का, है ना? तो यहाँ लिखेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन
मशीनरी, ठीक है? कितना दे रखा था पहले ही कॉलम में लिख रहा हूँ, यहाँ पर कॉलम नहीं बनाया मैंने, 17,500, ठीक है? उसके बाद और कोई ह्रास होगा तो वो भी ले लेंगे हम यहाँ पर सवाल में। अपलिखित ख्याति, ये भी हमारी यहीं आती है। इसको ही तो आप अमोर्टाइज़ेशन में या तो प्रारंभिक व्यय के नाम से हो या फिर आपके पास हो अपलिखित के नाम से, है ना? तो वो भी आपका अमोर्टाइज़ एक्सपेंसेस ही होता है, जो कि डेप्रिसिएशन के साथ ही चलता है, जो कि 12,000 दे रखा है आपको। इस नाम से था ये गुडविल रिटन ऑफ, है ना? गुडविल रिटन ऑफ, ठीक है? कितना दे रखा है आपको? 12,000 का। इसका भी टोटल करेंगे 12 और 17 यानी 29,500, जो कि लास्ट वाले कॉलम में लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है? नेक्स्ट हेडिंग रहती है आपकी यहाँ पर अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में आप उन सारी चीज़ों को लिख दोगे जो कहीं नहीं डाली अभी तक आपने। केवल और केवल किसको छोड़कर? टैक्स को छोड़कर, ठीक है? तो अब देखो क्या-क्या रहता है आपका क्वेश्चन में। देखो मैं यहाँ पर वो जो कॉलम कर देता हूँ, निशान लगा देता हूँ, लिखने के लिए आप देख लें। जैसे कि एक तो ये है बैंक चार्जेस का, है ना? बैंक चार्जेस का कितना? एक तो ये पहुँचाना है हमें 730, और उसके बाद गाड़ी भाड़ा रह गया अभी आपका 14,000 का, है ना? एक बीमा का रह गया आपका 10,000 का, और एक असुदृढ़ आय रह गया आपका 13,500 का। एक व्यापारिक व्यय हुए आपका 28,400 का। इसके साथ संपत्तियों से हानि रह गई एक आपकी ये 52,500 की, और कार्यालय व्यय रह गया कितना? 60,000। ये सारी चीज़ें आपकी जो बची हुई हैं, वो अदर में डाल देंगे हम, ठीक है? यहाँ पर बारी-बारी से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप जो है देख लेना। बैंक चार्जेस था एक, ठीक है? बैंक चार्जेस के बाद एक था अपना कैरेज, है ना? भाड़ा जो था इसका, कैरेज था। कैरेज के बाद एक था इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद एक था प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, है ना? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। और उसके बाद एक था आपका ट्रेड एक्सपेंसेस, व्यापारिक व्यय जो थे। ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद था लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, है ना? सेल ऑफ एसेट्स था। और था आपका एक ऑफिस का खर्चा था एक, इसको हम ऑफिस एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है? ये सारे अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि बैंक चार्जेस की बात करूँ मैं तो ये 730 था, ठीक है? ये आपका 14,000 था। मैंने केवल समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप जो है आगे-पीछे हो रहा होगा अमाउंट तो आप देख लेना। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन-सी चीज़ कहाँ पर डाली जाती है, ठीक है? अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है, फाइनेंस में क्या आता है। 28,000 हो गया ये, 28,400, ठीक है? उसके बाद 52,500 एक, और लास्ट में रहता है आपका ये कितना? 60,000, ठीक है? ये एक का ये ऑफिस वाला ही, ठीक है? आगे-पीछे है थोड़ा। इन सब का कर देते हैं फिर हम टोटल, और टोटल करने के बाद लिखते कहाँ है इसका टोटल हम? इसका टोटल लिखते हैं हम यहाँ पर लास्ट वाले कॉलम में, जो कि 1,79,130 आएगा, ठीक है? 1,79,130। इसके बाद हमें करना क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है? कौन-कौन से अमाउंट? एक तो ये अमाउंट जोड़ दोगे आप यहाँ पे, एक ये वाला अमाउंट जोड़ दोगे आप इसमें, है ना? और एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस लेने हैं आपको। ये तो इनकम का पोर्शन था आपका, यहाँ तक तो इनकम रहती है आपकी। एक ये गया 44,60,500 का, और एक ये गया 360, ठीक है? ये सारे एक्सपेंसेस हैं आपके, तो आप इन एक्सपेंसेस को कहाँ लिख दोगे? यहाँ पर, जो कि कितने हो जाएँगे टोटल मिलाएँगे तो 50,29,130, ठीक है? इसके बाद आप यहाँ पर करते हो लेस टैक्स, ठीक है? ये तो टोटल एक्सपेंसेस हो गया। 1 मिनट, ये मिटाते पहले यहाँ से। ए, हाँ, सही था अपना, है ना? यहाँ पर लेस टैक्सेस। टैक्स आपको जो भी सवाल में दे रखा हो वो आप क्या करेंगे?
अब जैसे कि देखो यहाँ पर आपका कोई ना कोई अमाउंट होगा, जो कि टोटल इनकम होगी आपकी। मान लीजिए टोटल इनकम मैं मानता हूँ आपकी 70 लाख है, ठीक है? 70 लाख है और ये खर्चे जो थे आपके वो 50, 29, 130 थे। तो आप जो इनकम होगी ना आपके ऊपर, उसमें से आप ये जो टोटल एक्सपेंसेस हैं इनको घटा दोगे आप। तो यहाँ पर वो अमाउंट आ जाएगा, सपोज करिए कोई भी अमाउंट आ जाता है आपका यहाँ पर, ठीक है? वो अमाउंट आपका यहाँ आ जाएगा, उसको हम नाम लिखेंगे यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिखेंगे इसको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है? जो अमाउंट आपका यहाँ पर आएगा यानी इनकम में से एक्सपेंसेस घटाने के बाद, फिर आपके टैक्सेस यहाँ से माइनस हो जाएंगे, जो भी टैक्स का रेट आपको दे रखा होगा प्रश्न में, और टैक्स घटाने के बाद बचा हुआ अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है? जिसको हम और क्या बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को? हम बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है? यही निकालना था हमें। तो ये समझाया मैंने। तो आपको यही ध्यान रखना है कि देखो डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइज वाले में आपकी कोई सारी संपत्तियों की ह्रास और गुडविल। अदर में जो भी रह जाता है किसके अलावा, कि एम्प्लॉयी पे जो खर्चा किया वो तो एम्प्लॉयी वाली सेक्शन में डाल देंगे हम, है ना? फाइनेंस में जो भी ब्याज की चीज़ होगी वो आएगी यहाँ पर। अदर इनकम में मैंने आपको यहाँ बता दिया कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में है तो वो लिख देंगे आप। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या आएगा आपका? यहाँ पे आएगा सेल्स माइनस रिटर्न, ठीक है? वो चीज़ आ जाएगी आपकी यहाँ पर, तो जो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है?